हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नीट पीजी 2020 में। इसमें मैं बताऊँगा कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ में उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा और डीएनबी के काउंसलिंग के डिटेल्स दूंगा। तो आप लोग बने रहें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या होने वाला है, कैसा रहेगा कट ऑफ, कहाँ सीट मिल सकता है और मिलेगा तो क्या आप छोड़ने में सही है या नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं कर्नाटका का। तो कर्नाटका में नीट पीजी 2019 की अपेक्षा नीट पीजी 2020 में काफ़ी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने, लगभग डबल से भी ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं कर्नाटका के लिए। अब इसको बात करते हैं कि 25 अप्रैल से पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ था कर्नाटका के लिए राउंड 1 के लिए, उसमें लगभग 8,428 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। और वहीं अगर बात करते हैं नीट पीजी 2019 में, तो राउंड 1 में जो कर्नाटका को रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे 5,238 स्टूडेंट। यानी कि अगर बात करते हैं जो कि 25 अप्रैल से पहले का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें 8,428 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। और फिर से जो दोबारा रीओपन हुआ था रजिस्ट्रेशन, यानी कि फिर से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 25 के बाद, उसका अभी तक मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं हुआ है। अगर उसमें भी स्टूडेंट बढ़ते हैं तो लगता है लगभग 9,000 प्लस स्टूडेंट हो सकते हैं। अभी के डेट में अगर बात करें इस मेरिट लिस्ट में, तो टोटल पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, पिछले साल के अनुसार बात करें, तो 3,119 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं, यानी कि ज़्यादा है। अब बात करते हैं कर्नाटका में लगभग 2 से 3 नए कॉलेज ऐड हुए हैं, लेकिन एक कॉलेज डीम्ड भी हो चुका है, जैसे कि राजा राजराजेश्वरी, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा सीट हुआ करता था, वो कॉलेज डीम्ड हो चुका है और छोटे छोटे कॉलेज ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल आपका कुल मिला के आप यहाँ पे कोई सीट बढ़ने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बराबर ही रख सकते हैं पिछले साल के जैसा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, क्या बात करते हैं, कर्नाटका में बहुत तरीके के कोटे होते हैं। कोटा होता है, जैसे जीएमपी कोटा होता है, जीएम कोटा होता है, इसके बाद जीएम में गवर्नमेंट कोटा होता है, जीएम में प्राइवेट कोटा होता है, इसके बाद ओपन कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा होता है, और जीएमएच कोटा होता है, और साथ में एनआरआई कोटा होता है, अदर कोटा भी होता है। ये मतलब बहुत सारे कोटे होते हैं। ओपन कोटा को हम बोलते हैं वाई क्लोज। ठीक है, मैं ओपन कोटा के बारे में बताता हूँ। तो ओपन कोटा के स्टूडेंट राउंड 1 के लिए जो रजिस्ट्रेशन किए हैं 25 अप्रैल 2020 से पहले नीट पीजी 2020 के लिए, वो लगभग 3,358 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। लेकिन अगर बात करते हैं पिछले साल का नीट पीजी 2019 में, तो टोटल 1,532 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट किए थे। यानी कि ओपन कोटा का सीट के लिए, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं ओपन कोटा का सीट के लिए, उसमें भी डबल से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। तो अब हम इससे साफ निष्कर्ष निकलता है, साफ रिजल्ट यही आता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का उम्मीद था कि कर्नाटका का इस बार कट ऑफ थोड़ा सही रहेगा, सीटें मिलने के चांसेस थे, जिनका रैंक थोड़ा बहुत ऊपर था पिछले साल के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल कैलकुलेशन फंस चुका है। यहाँ पे सीट मिलने की जो पॉसिबिलिटी थी, जो स्टूडेंट टारगेट लेके चले थे कि हमें कर्नाटका में सीट मिल जाएगा, नीट पीजी 2019 के कट ऑफ या क्लोजिंग रैंक के अनुसार उन्हें अब उम्मीद कम दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपको अभी हारना नहीं है। आपको जो पिछले साल का कट ऑफ था उसी के ऊपर नीचे रहने वाला है, कोई खास अंतर नहीं रहेगा, लेकिन उसी के ऊपर नीचे रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटका का, कि कर्नाटका में पिछले साल जो कट ऑफ गया था ब्रांच वाइज, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर गवर्नमेंट का बात करें तो गवर्नमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। गवर्नमेंट जो पिछले साल था उससे थोड़ा नीचे ही जाएगा। जिनका हाई रैंक है पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाई रैंक है, यानी कि
अगर जिन स्टूडेंट को 5000 रैंक पे अगर कॉलेज मिला है गवर्नमेंट और उनका 5000 5,500 रैंक है, उन्हें भी चांसेस हो सकता है गवर्नमेंट सीट मिलने का। लेकिन ये जो बात करते हैं कर्नाटका के प्राइवेट का, तो प्राइवेट थोड़ा सा टफ हो सकता है, और खास करके ओपन कोटा के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कि वैसे स्टूडेंट जो कि अदर स्टेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर सेकेंड राउंड में अलॉट होगा, तो वैसे स्टूडेंट जिनको किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट हो चुका है और वो एफर्ड कर पा रहे हैं उसको, तो आप उस कॉलेज को छोड़े नहीं, आप अपग्रेड बिल्कुल करें, लेकिन छोड़ने में आपका कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। सपोज डेट आपको यदि यूपी मिल जाता है, सपोज डेट आपको कर्नाटका मिल जाता है, तो आप किस स्टेट में जाएंगे इसे छोड़ के? पिछले साल तो क्या था कि पिछले साल कर्नाटका में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ करता था। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे कर्नाटका के लिए, उनको फिजिकली प्रेजेंट होने पड़ता था कर्नाटका, और फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा। और उस परिस्थिति में क्या होता था, जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था लगभग स्टूडेंट नहीं पहुंचते थे, और इस बार क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी आपको बताता हूँ 80% ऐसे स्टूडेंट हैं, 80 to 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका की रैंक काफ़ी हाई है। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें पिछले साल के अकॉर्डिंग 2019 और 2020 का कंपैरिजन में, तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ब्रांच में आपको नीचे जाते हुए दिखेगा, जैसे रेडियो डर्मा हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, लेकिन बाकी एनेस्थीसिया, ईएनटी और सर्जरी आपको पिछले साल के अनुसार ही रहेगा। ऑर्थो या ऑप्थल्मोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको उसी तरीके से रहेगा जो 19 में था, लेकिन पीडियाट्रिक्स भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का हम बात करते हैं तो यूपी में क्या हुआ था कि नीट पीजी 2019 के कंपैरिजन में अगर नीट पीजी 2020 का बात करें तो लगभग 300 स्टूडेंट ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए हैं। और इसमें क्या रिजल्ट आता है कि इस बार तो कॉलेज ने बॉन्ड भी हटा दिया है। बहुत सारे कॉलेज का बॉन्ड था जो बैंक गारंटी मांगते थे, ये तो हटा दिया है। इस कारण से यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ हाई जाने की संभावना तो है, लेकिन इतना अभी हाई नहीं जाएगा, पिछले साल के कंपैरिजन में उसी तरीके से रह सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात ये है कि कॉलेज ने जो बॉन्ड, बहुत सारे कॉलेज ने क्या किया है, एक दो कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपको बॉन्ड पहले मांग रहे हैं, एडमिशन से पहले बॉन्ड मांग रहे हैं, ठीक है, आपको उनको एडमिशन से पहले बॉन्ड देना है। और हमारी टीम, हम लोगों ने क्या किया, हर एक कॉलेज से इंक्वायरी लिया, बात किया, तो जैसे कि बॉन्ड डिटेल्स के बारे में या बैंक गारंटी या फिर जो भी हिडन चार्जेस, जो लोग बोलते थे कि हिडन चार्जेस बहुत लगता है उत्तर प्रदेश में, तो लगभग सारे कॉलेज में मैंने इंक्वायरी लिया तो कहीं हिडन चार्ज नहीं मिला। हिडन चार्ज एक दो कॉलेज में है जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। और जो हम लोगों के पास जो बॉन्ड डिटेल से 1 साल का, 2 साल का, 0 साल का, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अभी भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कुछ कॉलेज अपना रंग बदलेंगे, यानी कि कुछ कॉलेज हैं वो बॉन्ड लेंगे, ठीक है। तो इसका तो आपको निष्कर्ष आता है, जैसे ही मैं आपको बता दूंगा। मैंने तो कॉलेज से बात किया, कॉलेज से जो रिजल्ट है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाया, जो कॉलेज बोला वो मैंने आप तक पहुंचाया। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब करते हैं बिहार का बात। तो बिहार में आज हो सकता है शाम तक मेरिट लिस्ट वहाँ के पब्लिश होगा। अगर मेरिट लिस्ट नहीं आता है तो कोई ना कोई आपको नोटिफिकेशन अवश्य आएगा। तो आप लोग बिहार के ऑफिशियल साइट पे आप लोग बने रहें। BEC गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप बने रहें, ठीक है, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलते रहे। जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है तो आपको चॉइस फिलिंग को विंडो भी ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लेट हो रहा है। आपको कल ही वहाँ का जो मेरिट लिस्ट था शायद कल ही आने वाला था, लेकिन कल नहीं आ पाया। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड का। तो पिछले वीडियो में बताया था उत्तराखंड का कि उत्तराखंड में जो इस बार अगर जितने स्टूडेंट हैं 2019 के अपेक्षा काफ़ी, मतलब लगभग
40 से 50 स्टूडेंट कम पार्टिसिपेट किए हैं। नीट पीजी 2020 में लगभग 417 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया, वहीं नीट पीजी 2019 में 485 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि लगभग 68 स्टूडेंट कम रजिस्ट्रेशन किए हैं राउंड 1 के लिए। अगर बात करते हैं प्राइवेट के लिए उत्तराखंड का, तो प्राइवेट में जो 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट आप लोग को पे करना था, जो कि प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें बात करें कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है नीट पीजी 2020 और 19 के अपेक्षा, तो नीट पीजी 2020 में लगभग 321 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया। वहीं बात करते हैं, और इन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम भी है। वहीं अगर बात करते हैं नीट पीजी 2020 में 401 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि अगर नीट यूजी 2020 में 120 स्टूडेंट 120 स्टूडेंट कम पार्टिसिपेट किए हैं, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ है वो नीचे जाने की संभावना है, नीचे जाएगा, लगभग नीचे जाने के चांसेस हैं। कुछ ब्रांच हैं जो कि बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, जैसे एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट्रिक और जनरल सर्जरी जैसे ब्रांच, ऑप्थल, इस टाइप के ब्रांच हैं वो नीचे जाएंगे। बाकी भी रेडियोडर्मा है, ये भी नीचे थोड़ा रहेंगे, लेकिन उतना नीचे नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा एक, अब डीएनबी बता देता हूँ, डीएनबी के बाद फिर कर्नाटका की तरफ मूव करेंगे। अब बात करते हैं डीएनबी का, तो डीएनबी का एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि डीएनबी का काउंसलिंग फर्स्ट वीक ऑफ मई तक स्टार्ट हो जाएगा यदि कोरोना वायरस या लॉकडाउन हटा तो। अगर कोरोना वायरस और लॉकडाउन इसी तरीके से बरकरार रहा तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसको बढ़ाया जाएगा। अगर बढ़ाया भी जाएगा तो फर्स्ट वीक को छोड़ के सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसका नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो फ़ोन कॉल आते हैं उसमें लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डीएनबी का भी डिमांड करते हैं, उन्हें डीएनबी भी चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि लगभग पिछले साल के बाद तुलना में बात करें तो पिछले साल जो डीएनबी के सीट थे वो लगभग 2300 सीट थे, और इस बार लगभग 400 प्लस सीट हो चुके हैं, यानी कि 400 प्लस यानी कि जस्ट डबल। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले नंबर तो ऑल इंडिया कोटा से जो सीट मिला उसमें कुछ स्टूडेंट फिल्टर हो गए, इसके बाद स्टेट के फिल्टर हो जाएंगे राउंड 1 में। इसके बाद क्या होगा कि राउंड 1 होगा आपका डीएनबी का। डीएनबी में आपका राउंड 1 में जो कट ऑफ रहता है बिल्कुल अजीब रहता है, बिल्कुल हाई जाता है, बिल्कुल ऊपर रहता है। इसके बाद स्टेट और ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, राउंड 2 में लोग फिल्टर होंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि राउंड 2 के बाद फिर राउंड 2 जब होगा डीएनबी का, तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएगा कट ऑफ हर एक ब्रांच का, हर एक कैटेगरी का। ठीक है, फिर इसके बाद होगा आपका थर्ड राउंड में भी आपका जो डिग्री सीट के लिए जो होगा एमएसएमडी के लिए, उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा कट ऑफ उसमें भी नीचे जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट बचेंगे वो डीएनबी की तरफ जाएंगे, तो उसमें कट ऑफ और नीचे जाएगा। इसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, उसमें और जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपका कट ऑफ नीचे जाने वाला है। यानी कि जिनका रैंक पिछले साल के अकॉर्डिंग है या उससे थोड़ा बहुत भी ज़्यादा है तो उन्हें सीट मिलने के चांसेस है। सपोज इट मान लीजिए किसी स्टूडेंट को सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, पिछले साल मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का सर्जरी 3000 रैंक में मिला, लेकिन इस बार उन्हीं स्टूडेंट को अगर रैंक 3200 है, यानी कि 3200 या 3500 या 4000 है, इन्हें भी मिलने की चांसेस हो सकती है। ये कुछ ब्रांच में देखने को मिलेगा, और कुछ ब्रांच जो हैं, जो लोअर ब्रांचेज हैं उसमें ये देखने को मिलेगा, लेकिन हायर ब्रांच में का बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये था आपका डीएनबी का। ठीक है, अब कर्नाटका की तरफ मूव करते हैं फिर से। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है काउंसलिंग से रिलेटेड, या हमारा जो काउंसलिंग गाइडेंस चार्ज है 25,000 और 10,000, अगर किसी ऐसे स्टूडेंट जिनको कि काउंसलिंग समझ नहीं आ रहा है तो वो डीएनबी या एमएसएमडी का काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। हमारी टीम उनकी हर संभव प्रयास करेगी कि अच्छे से अच्छे सब काउंसलिंग
प्रोवाइड करें। ठीक है, मैं कल भी वीडियो में बताया था कर्नाटक ने जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, नया रिवाइज्ड शेड्यूल जो राउंड 1 के लिए पब्लिश किया था, इसमें होस्टिंग ऑफ वेरिफिकेशन लिस्ट जो दिया हुआ था 29 अप्रैल 2020 और डाउनलोड ऑफ वेरिफिकेशन स्लिप, यानी कि वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना है, वो भी आपको 29 अप्रैल 2020 से 2 मई 2020 बिफोर 8 AM। इसके बाद थर्ड है उसका, थर्ड नंबर पे क्या है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल डिसिप्लिन्स। ठीक है, यानी कि जो फी स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स जो आएगा सभी स्टूडेंट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए या फिर सभी कैटेगरी के लिए वो आएगा 30, यानी कि आज मॉर्निंग सेशन तक आना था लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो ये आज आ जाएगा शाम तक। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पर है ऑप्शनल एंट्री, यानी कि चॉइस फिलिंग बाय ऑप्शनल एंट्री बाय एलिजिबल कैंडिडेट, जो कि एलिजिबल हैं आफ्टर डाउनलोडिंग द वेरिफिकेशन स्लिप कैंडिडेट्स हैव टू इंटर द ऑप्शंस, यानी कि वही स्टूडेंट ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं, जो डाउनलोड कर लिए हैं अपना वेरिफिकेशन स्लिप। वैसे स्टूडेंट जो वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड कर लिए हैं वही स्टूडेंट एलिजिबल है चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग होगा आफ्टरनून सेशन 30, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है 30 अप्रैल 2020 से 2 मई 2020 अप टू 10 AM। इसके बाद है आपका पब्लिकेशन ऑफ मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि मॉक, इसके बाद क्या होता है आपको चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आता है। तो कर्नाटका में क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट नहीं देते हैं, इससे पहले आपको मॉक रिजल्ट देते हैं। मॉक रिजल्ट के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं अपना चॉइस फिलिंग को, ऑप्शनल एंट्री को। तो मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट में क्या है, ये 20 मई 2020 को पब्लिश किया जाएगा शाम को 8 बजे से, या 8 बजे के बाद, या 8 बजे से पहले भी हो सकता है। ठीक है, अब 6 पॉइंट क्या है कि आपको जो मॉक अलॉटमेंट जो आएगा, मॉक अलॉटमेंट के बाद चाहे स्टूडेंट तो आप अपना प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए दिया हुआ है प्रोविजनल ऑफ चेंज ऑप्शनल एंट्री बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स। ये जो आपको चेंज करने का जो डेट दिया हुआ है वो अलॉटमेंट के, मॉक अलॉटमेंट के 24 आवर आपको टाइम मिलेगा। अलॉटमेंट के बाद जैसे ही अलॉटमेंट आ जाए इसके बाद आपको 1 दिन का टाइम, पूरे दिन और रात, यानी कि 24 आवर टाइम आपको दिया जा रहा है। इसके बाद आपको दिया हुआ है इसके बाद आपको पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट। आपको जो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट होगा वो 4 मई 2020 को शाम 6 बजे। अब बात करते हैं MCC का। तो MCC में जो आपने देखा होगा, अब बात करते हैं MCC का। तो इसमें आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, कल थोड़ा वीडियो मिस्टेक हो चुका था, मैं 4 मई के जगह पे 4 अप्रैल बार बार मैंने बोल दिया हूँ। तो आपको जो 27 अप्रैल 2020 का नोटिफिकेशन आया था MCC का ऑफिशियल साइट में, इसमें लिखा हुआ है कि MCC ने जो राउंड 1 काउंसलिंग कंडक्ट की थी या फिर जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे और उन्हें सीट मिल चुका है, और वैसे स्टूडेंट जिन्हें सीट मिला है वो स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टेट के लिए भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को आपको MCC राउंड 1 में जो सीट मिली है इसे सरेंडर करना होगा या फिर रिजाइन करना होगा। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज थे, शायद उनका कन्फ्यूजन कल दूर हो चुकी होगी, और ऐसे स्टूडेंट जिनको दूर नहीं हुआ है उनको हम फिर से वीडियो में बताता हूँ कि दिया हुआ है MCC के ऑफिशियल साइट में कि आप 4 मई 2020 तक आप रिजाइन दे सकते हैं सीटों पे, जो सीट आपको राउंड 1 में मिला है MCC काउंसलिंग से। ठीक है, और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के जितने भी स्टेट हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी काउंसलिंग के लेके। ठीक है, तो इसमें डिसीजन लिया गया था कि 4 मई 2020 से पहले सारे स्टेट का रिजल्ट हो जाना चाहिए, यानी कि 100% रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो MCC ने डेट दिया हुआ है 4 मई 2020 को शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक जो भी टाइम दिया हुआ है, और इस सिचुएशन में स्टेट क्या करेंगे कि इससे पहले रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। किसी का 3 का भी आ जाएगा, किसी का 2 का आएगा, किसी का 4 का भी आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप सरेंडर बोल सकते हैं, आपको जो सीट अच्छा लगे
उसको सेलेक्ट करेंगे और जो सीट आपको अच्छा नहीं लगता है कि हम इसे में आप इस सीट को लेके आपको लगता है कि ऑल इंडिया को सीट लेके राउंड 1 को अपग्रेड करेंगे तो सही रहेगा, तो आप ऑल इंडिया के लिए स्टेट को छोड़ दें अगर स्टेट में मिला हो। और यदि आप चाहते हैं कि स्टेट में जो सीट मिला इसको अपग्रेड करके दूसरा सीट ले ऑल इंडिया छोड़ दे तो ऑल इंडिया छोड़ के आप दूसरे रास्ता पकड़ सकते हैं। अब हम कल के वीडियो में ये भी बात किए थे कि उत्तराखंड का जो रिजल्ट है वो शाम 8 बजे आने वाला है, और ये जो आपका सरेंडर करने का या फिर रिजाइन मारने का जो डेट दिया हुआ है एमसीसी के साइट पे वो 5 बजे तक ही दिया हुआ है, 6 बजे तक दिया हुआ है। तो ये कैसे होगा? तो और महाराष्ट्र ने अभी तक वहाँ का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में हमेशा कुछ ना कुछ स्टे लग जाते हैं, स्टे लग गया है, इसके कारण अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो और बिहार का भी अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है, और भी कुछ स्टेट है जहाँ की अभी तक होल्ड हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एमसीसी आपको कुछ टाइम बढ़ा सकता है, जो आपका सरेंडर करने का या फिर रिजाइन मारने का जो राउंड 1 का जो रिजाइन मारने का जो डेट दिए हुए हैं 4 मई 2020, इसको बढ़ा के 5 कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो कोई भी, तो इसके लिए कुछ ना कुछ परामर्श, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें वो जरूर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट हो, आपको नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि ये डिसीजन बाद में लिया गया है तो इसका जिम्मेवार एमसीसी है, ये नहीं कि आप हैं। एमसीसी की गाइडलाइन अगर ये पहले ही आ गया होता कि वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे स्टेट में जिनको कि राउंड 1 एमसीसी में सीट मिला हुआ है, ये पहले करते तो शायद ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2 लाख रुपए कहीं कहीं सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिए हैं, वो नहीं फंसते, ठीक है। तो इस को देखते हुए आपको तो सीधा अनुमान हो चुका होगा कि एमसीसी ने जो भी किया है वो सही किया है, गलत नहीं किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि लगता है कि सर स्टेट में जाने के लिए हमको राउंड 1 एमसीसी राउंड 1 के सीट को छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ना नहीं है, जो पहले से होते आ रहा है वही तरीका अभी भी है, लेकिन आपको सरेंडर बोलने की जो टाइम अवधि भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप लोग के वीडियो अच्छे से समझ आया होगा तो कमेंट जरूर करें, अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।